दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज हम एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम गुणोत्तर श्रेणी है। दोस्तों इस पूरे चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, पहले इस वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं उन क्वेश्चनों को उनमें डिज़ाइन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। दोस्तों आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी मेहनत का फल होता है। दोस्त चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को सीखते हैं। डिटर्मिनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये कर लेता हूँ ब्लू। यदि सारणी की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, अगर सारणी की रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में और इस कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस पूरी कॉलम को इस रो में रख दिया, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, और इस वाली रो को कॉलम बना दिया, यानी A1 B1 C1। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ देखिए, यदि सारणी की दो आसन्न रो या कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए, यदि सारणी की दो आसन्न रो या कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उनके चिन्ह बदल जाते हैं, उनके निशान बदल जाते हैं। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, ये जो B1 B2 B3 था इसको हमने इस वाली रो में रखा, यानी पहली रो में रखा इसको हमने, पहले कॉलम में रखा। जैसे ही हम इस वाली उसको कॉलम को पहले कॉलम में चेंज करते हैं तो B1 B2 B3 और इस वाले कॉलम को दूसरे कॉलम में रखते हैं, इस वाले कॉलम को दूसरे कॉलम में रखते हैं, A1 A2 A3। ठीक है, तो माइनस का निशान आ जाता है, C1 C2 C3 अपनी जगह ही होता है। यानी हमने क्या काम किया, दो आसन्न कॉलम को या रो को आपस में बदल दिया है। ठीक है, तो ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर हम इसकी कॉलम को रो में और इसके रो को कॉलम में बदल दें, यहाँ देखिए A1 A2 A3 यहाँ देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या काम किया कि हमने इस वाली रो को पहली रो में रख दिया और पहली रो को दूसरी रो में रख दिया, तो हमारा सारणी का मान माइनस आ जाता है और वो बाकी वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ठीक है जी, बस खाली निशानी चेंज होता है इसमें, यानी A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए इसकी। यदि ये तो बहुत ही ईजी है, यदि किसी सारणी में कोई दो कॉलम या रो, अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उस डिटरमिनेंट में उसके कॉलम या रो का मान, ये देखिए, यदि किसी सारणी में कोई दो कॉलम या रो एक जैसी हो तो उनका मान 0 होता है। जैसे A1 A2 A3 A1 A2 A3 दोनों कॉलम सेम है नहीं है, बिल्कुल है जी।
B1 B2 B3 तो इसका मान 0 होता है। जब दो रो या कॉलम, जैसे इसमें रो है A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, इसमें ये वाली रो और ये वाली रो सेम है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि सारणी की किसी रो या कॉलम के, यदि सारणी की किसी रो या कॉलम के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, मान लेते हैं वो संख्या m है, अगर हम उस m की गुणा किसी रो या कॉलम से कर दें, जैसे यहाँ पर की है, कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाती है। जैसे A1 A2 A3, अब हमने दूसरे वाले कॉलम में मान लेते हैं वो संख्या m है तो उसमें हमने m से गुणा कर दी और C1 C2 अपनी जगह, तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाती है। तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से एक बार गुणा हो जाती है। देखिए जैसे m A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, यदि सारणी के किसी रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव, यदि किसी सारणी की किसी रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी क्रम में दो सारणी के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे A1P A2 प्लस Q A3 माइनस R, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, यहाँ पर मैं सारणिक लगाना भूल गया था, मॉड लगाना, सारणिक लगाना। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, ये देखिए P1 PQR। ठीक है, अब B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के और आते हैं, चलते हैं। यदि सारणी की किसी रो या कॉलम के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा करके किसी अन्य रो या कॉलम के संगत अवयव में जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे यहाँ देखिए A1 प्लस BP1 माइनस QC1, A2 प्लस PB2 माइनस QC2, A3 PB3 माइनस QC3। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने यहाँ पर ये किया, प्रॉपर्टी हमसे ये कह रही है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो जाता है। एक दफ़ा और दिखाता हूँ आपको क्या कहा गया है, थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं इसको ज़रा। यदि सारणी की किसी रो या कॉलम, भाई कोई रो या कॉलम, ठीक है, के सभी अवयव, रो या कॉलम के सभी अवयव को किसी निश्चित राशि से गुणा करके, किसी निश्चित राशि से गुणा करके किसी अन्य रो या कॉलम के संगत, किसी अन्य रो या कॉलम के संगत, ठीक है, रो या अन्य कॉलम के संगत अवयवों में जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ये कहा गया है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यदि सारणी की किसी रो या कॉलम में सभी अवयव शून्य हों, यदि किसी सारणी की कोई सारणिक है, उसकी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हों तो उसका मान शून्य होता है। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसका एक कॉलम शून्य है तो इसका मान शून्य है, या इसकी एक रो शून्य है तो इसका मान शून्य है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन को किस तरह लगाते हैं जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें ये दे दिया जाए, सारणिक दे दी जाए 2 1 6 2 2 3 2 2 4 5 1, ठीक है, और कह दिया जाए कि इस सारणिक में 3 और 4 के उपसारणिक ज्ञात करो और उसके सहखंडज भी ज्ञात करो, ये कह दिया जाए तो किस तरह निकलती है वही मैं बताता हूँ आपको किस तरह निकालते हैं इसको। ठीक है,
यहाँ देखिए, अब 3 का उपसारणिक निकालना है हमें। इस 3 का हमें उपसारणिक निकालने के लिए हम ये काम करते हैं कि ये वाली रो को, यानी 3 वाली जिसमें 3 उपस्थित है, उस वाले कॉलम को और उस वाली रो को छोड़ देते हैं। छोड़ने के पश्चात जो हमें ये अवयव दिख रहे हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं विद माइनस के निशान के, ठीक है। तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को छुपा लेना है। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस के 30 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं सारणिक में तो माइनस लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 5 6 1, इसको इस तरह लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया, इस 1 की 1 में करेंगे तो 1, अब माइनस का निशान बीच में रखेंगे, 5 की 6 में करेंगे तो 5 6 30, यानी माइनस के 29। 3 का उपसारणिक -29 आ चुका है। अब 4 का उपसारणिक निकालना है हमें। तो जैसे ही हम 4 का उपसारणिक निकालेंगे तो इस देखिए 4 जो है ये रो में उपस्थित है, यानी 4 जिस रो में उपस्थित है और जिस कॉलम में उपस्थित है उसको छोड़ देना है, और उसके बाद इन दोनों को ऐसे ही उतार लेना है एज इट इज़। उतारने के पश्चात हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जैसे 2 ही कम 2, माइनस के बीच में निशान लगा देना है, और 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस के 10 आ जाएगा। 4 का उपसारणिक भी -10 आ चुका है। अब देखते हैं कि 3 का सहखंडज किस प्रकार निकाला करते हैं। सहखंडज निकालने के लिए हमें इसी प्रकार करना पड़ेगा, यानी जिसमें वो 3 उपस्थित है उस रो को और कॉलम को छोड़ देना है, जो बचा है उसको इस तरह से उतार लेना है, ठीक है। ठीक है जी, इसको फॉर्मूला सिर्फ जरा सा याद रखना है कि -1 की पावर जिस रो में उपस्थित है प्लस जिस कॉलम में उपस्थित है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब जैसे -1 की पावर, भाई 3 जो है रो प्लस कॉलम होता है ना, तो वो कौन सी रो में उपस्थित है 3। अब यहाँ देखिए ये 3 जो है, ये 3 ये पहली रो में उपस्थित है, दूसरे कॉलम में उपस्थित है। 2 + 1, तो यही इसका तो मैं बता रहा हूँ आपसे। तो -1 की पावर 1 + 2, ये इसका फॉर्मूला होता है सहखंडज का निकालने का। तो -1 की पावर 3, ये 3 जो है ये विषम है, तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 4 का सहखंडज किस प्रकार निकालते हैं। 4 का सहखंडज बिल्कुल इसी प्रकार निकालेंगे, यानी 4 जो है वो जिस रो में जिस कॉलम में उपस्थित है, ठीक है, 1 उसको छोड़ करके जो बचेगा वो उतार लेंगे ऐसे ही। उतारने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर = का निशान लगाएंगे, -1 की पावर 1 + 3। सर ये 1 + 3 एक दफ़े और बता दीजिए, समझ नहीं आया। ठीक है बच्चे, एक दफ़े और मैं बता देता हूँ। ये देखिए 4 जो है ये जिस रो में उपस्थित है उस कॉलम में उपस्थित है, यानी ये पहली रो में उपस्थित है और तीसरे कॉलम में उपस्थित है, यानी 1 + 3 -1 की पावर 1 + 3 कर देना है, ठीक है। तो ठीक है जी, यहाँ पर हमने -1 की पावर कहाँ पर है, ये यहाँ -1 की पावर 1 + 3 कर दिया। अब -1 की पावर 4 कितना होता है, ज़रा धीरे से बताइए मुझे। -1 की पावर 4, यानी सम है तो 1 ही आ जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्त। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9997574396 वाले नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं सारे डाउट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक दी गई है 0 1 2 2 3 0 7 0 5, ये सारणिक दी गई है और इसका मान हमें पूछ रहा है। तो जब हमसे सारणिक का मान पूछता है तो हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि प्रथम रो का प्रसार करने पर, यानी इस रो का जब हम प्रसार करते हैं तो इस 0 को बाहर रखते हैं, इस वाली रो को इस वाले कॉलम को छुपा लेते हैं। छुपाने के पश्चात इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ज़रा धीरे से बताइए कि जब ये 0 बाहर आ जाएगा और इनटू में ये आएगा पूरा ऑप्शन, क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 0 × 15 - 0, ठीक है। अब ये वाला देखिए, दूसरा जो लेते हैं ये माइनस में रखते हैं, -2, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 - 1 +, इस तरह से अवयव होते हैं इसके। तो इसी प्रकार हमने -2 रखा। अब ये 2 जो है जिस रो से जा रहा है और जिस कॉलम में है
उसको छोड़ देना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देनी है, माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देनी है। तो -2 5 की 5 में होगी तो 5 और 2 की 0 में होगी तो -0 +7। अब +7 रखा हमने। अब यहाँ पर जिस रो में ये उपस्थित है और जिस कॉलम में, उसको छोड़ देना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 में कर देनी है और इसकी इसमें कर देनी है। तो 0 - 6 यानी -10 और -42 यानी -52 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। दोस्त मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मेरी मेहनत का फल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चलते हैं। थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ये सारणिक दी हुई है और इसका मान पूछ रहा है हमसे, तो हम किस तरह निकालते हैं। हमें दिया गया है 29, 25, 63, 26, 31, 54, 22, 27, 46। इसका मान पूछ रहा है, तो हमें इसमें क्या करना रहता है, ये जो अवयव इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं इसको छोटा कर देना है। जैसे ही ये छोटा हो जाएंगे उसके बाद हम विस्तार कर सकते हैं सारणिक का। ठीक है, अब हमने यहाँ थोड़े से ऑपरेशंस लगाया। ऑपरेशन इसलिए लगाया ताकि ये अवयव जो हैं ये थोड़े से छोटे हो जाएं। ठीक है, ठीक है जी। अब C1 में प्रसार करते हैं, C1 में यानी इसमें प्रसार जैसे ही करते हैं तो C1 - C2। अब इस C2 में करते हैं तो C2 - C3, इसमें करेंगे तो C3 - C1। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको मैं। अब यहाँ देखिए C1 - C2, जैसे ही इस C1 में से यानी C1 में से C1 एरिया, इसमें से जैसे ही इसको माइनस करते हैं, नहीं C1, हाँ सॉरी, इस 29 में से जैसे ही इसको माइनस करते हैं 26, क्योंकि ये C1 है और ये C2 है, ये C3 है कॉलम। ठीक है, C1 - C2 तो 3 आ जाएगा सर। अब क्या काम करना है, अब इस वाली प्रॉपर्टी को देखिए, C2 - C3 यानी इसमें से माइनस करना है 22 तो 4 आ जाएगा। अब इस वाले उसमें से इसको माइनस करना है तो -7 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसी प्रकार यहाँ करना है, क्योंकि इस पूरे उसको इसमें से इस पूरे को माइनस, इसमें से इस पूरे को माइनस, इसमें से इस पूरे को माइनस करना है। ठीक है, तो अभी हमने एक रो का ही किया है। अब हम यह देखते हैं, जब हम 25 में से माइनस करते हैं 31 तो -6 आ जाएगा। इस 31 में से इस 27 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 27 में से इस 25 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इस 63 में से 54 को माइनस करते हैं तो 9 आ जाता है, और इस 54 में से माइनस करते हैं 46 तो 8 आ जाएगा, और इस 46 में से 63 को माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। अरे धीरे से बताइए, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइए। अब यहाँ देखिए, अब हमने C3 में थोड़ी सी चेंजिंग करी ताकि और छोटे हो जाए। तो C3 - C1, जैसे ही हम C3 में से माइनस कर देंगे C1 तो 9 - 3, ये तो ऐसे ही उतर जाएंगे, क्योंकि हम C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये वाले अवयव हमारे बिल्कुल एज इट इज़ एज ही उतर जाएंगे। 3 4 -7 -6 4 2। ठीक है, अब हमें C3 में चेंजिंग करनी है, तो इस C3 - C1। ठीक है, तो जब हम 9 में से माइनस कर देंगे 3 को तो 6 आ जाएगा। इस 8 में से माइनस कर देंगे 4 को तो 4 आ जाएगा। इस -17 में से माइनस कर देंगे 17 को, -7 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो -10 आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम बस यहाँ पर प्रसार करना शुरू करते हैं। ये अवयव थोड़े छोटे हो गए। अब जैसे ही हम इसका प्रसार करते हैं यानी प्रथम रो, इसके रो के सापेक्ष में हम प्रसार करते हैं, तो 3 बाहर रखा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, भाई 3 यहाँ पर उपस्थित है तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे और ये 3 बाहर निकाल लेंगे। 3 × 4 × 40 माइनस के 40, 4 दूनी 8 यानी माइनस का निशान लगा करके 8 आ जाएगा। अब ये वाला 4 माइनस बाहर रखेंगे। ठीक है, इस वाली रो को, इस कॉलम को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे
10 छंग 60, जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस में होती है तो प्लस हो जाता है, प्लस के 60। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे माइनस के 12, ठीक है। अब -7 की -7 को बाहर रखेंगे, इस वाली रो को इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। इस 6 चौक 24 यानी माइनस के 24 और 6 चौक 24 यानी माइनस के 24, ठीक है। तो ठीक है जी। अब 3 माइनस के 40 और माइनस के 8 माइनस के 48 हो जाएगा। -4 60 में से 12 को माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। -7 -24 और -24 माइनस के 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिए आगे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो चुका था, अब ये आ चुका है यहाँ पर माइनस के 144 माइनस के 192 प्लस के 326, जो कि यहाँ पर लिखा मैंने ये रहा, ठीक है। अब हमने जैसे ही माइनस के 144 और माइनस के 192 जोड़ा तो 326 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और प्लस के 326 दोनों कट जाएंगे, इजिकल टू 0 आ जाएगा। अरे धीरे से बताओ आया कि नहीं आया समझ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये अब हमें सिद्ध करना है कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, और चलिए किस तरह प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं। R2 यानी ये रहा R2, जैसे ही हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस ए नहीं मिल जाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं मिल जाएगा? सर बिल्कुल मिल जाएगा। और R3 में जैसे ही हम R3 माइनस R1 करेंगे, c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो c प्लस ए सी माइनस ए, वहाँ से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ये वाला। अभी हमने जो चेंजिंग की है वो R2 में और R3 में करेंगे, R1 में नहीं करेंगे, तो एज इट इज़ एज ही उतार लेंगे इसको। 1 ए स्क्वायर। अब इस 1 में से जैसे ही 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस b में से माइनस करेंगे a को, तो b माइनस ए आ जाएगा। इस b स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस c में से इस a को माइनस करेंगे तो c माइनस ए आ जाएगा। इस c स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि b माइनस ए इस वाले उसमें है और b प्लस ए बी माइनस ए, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी खोलेंगे तो यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से तीसरी रो में से c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c प्लस ए सी माइनस ए, तो c माइनस ए यहाँ पर भी है, c माइनस ए यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा, ये रहा। अब 1 0 0 अपनी जगह, a क्योंकि यहाँ से ये कॉमन खींच चुके हैं दोनों, तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर b माइनस ए और c माइनस ए, ठीक है। तो ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसका प्रसार करते हैं, तो c माइनस ए बी माइनस ए अपनी ही जगह 1, क्योंकि इस 1 को जैसे ही बाहर निकालेंगे और प्रसार करेंगे रो के सापेक्ष में, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, माइनस का निशान लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, जिस तरह से हमने ये की है देखिए। तो c माइनस ए माइनस बी माइनस ए, और जब इस a को बाहर रखेंगे, इसकी इस वाली रो को, इसको कॉलम को छोड़ेंगे, इस 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस 0 की इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके पश्चात जब हम इसको a स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो इस वाली रो को, इस कॉलम को छोड़ करके इस 0 की इसमें, इस 0 की इसमें, तो 0 हो जाएगा, यानी ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही कर रखा है देखिए, तो c माइनस ए बी माइनस ए। अब हमारा यहाँ पर इस ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे तो अंदर का निशान ये चेंज हो जाएगा, तो c माइनस ए बी प्लस ए, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा c माइनस बी बच जाएगा, c माइनस ए बच जाएगा, ठीक है। तो c माइनस ए बी माइनस ए और c माइनस ए, सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पर c प्लस ए, क्योंकि ए से ए तो कैंसिल, c माइनस बी बचेगा ना, सॉरी यहाँ पर b है यो,
सी माइनस बी है, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमसे यही तो कहा गया था भाई, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए प्रूव करो, तो यही तो हमने प्रूव किया है, बिल्कुल किया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ठीक है जी। आर स्क्वायर अब हम यहाँ पर R2 में चेंजिंग करेंगे, यानी इस वाली रो में चेंजिंग करेंगे हम। तो R2 माइनस R3, जैसे ही हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आता है ज़रा देखते हैं। और R3 में से यानी R3 माइनस R1 करेंगे। तो अब देखते हैं किस तरह इसको हम करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से एक दफ़े मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए। अब देखिए, हाँ, सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि रो को कॉलम में बदलते हैं। ये हम ऑपरेशन लगाएंगे, अभी लगाएंगे, लेकिन पहले हमें इसको बदलना पड़ेगा रो को कॉलम में। तो रो को कॉलम में चेंज करने पर एक प्रॉपर्टी है, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। तो ये देखिए 1 1 1 1 1 1, अब 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमें इसमें ये वाले ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 1a स्क्वायर, क्योंकि ये अपरिवर्तित रहेगा हमारा ये वाला मान, पहली रो तो हमारी ऐसी ही रहेगी। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम जैसे ही R2 में से R3 को माइनस करते हैं, भाई R2 ये रहा, R2 माइनस R3, यानी 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। इस B में से इस A को माइनस करेंगे, B माइनस सी, हमें R2 माइनस R3, हाँ R2 माइनस R3 कर रहा है ना हम, भाई R2 माइनस R3 तो B माइनस सी। ठीक है जी। अब B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी प्रकार हमने जब हम इस वाले 1 में से इस वाले 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये देखिए जब 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि R3 माइनस R1 इस वाली रो में से इस वाली रो को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब C माइनस ए तो C माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ देखिए इस समीकरण में हम क्या काम करते हैं कि इसको पहले सही तरीके से लिख लेते हैं। बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए, सी माइनस ए। ठीक है, जैसे ही हम सी माइनस ए और सी माइनस ए यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे ही हम बी माइनस सी और बी माइनस सी यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनता है देखते हैं ज़रा। तो सी बी माइनस सी और सी माइनस ए 1 0 0 ए, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा। बी प्लस सी बचेगा, सी प्लस ए बचेगा, ये वाली ए सी ही रो अपनी उतार लेंगे हम। तो बी माइनस सी माइनस ए इंटू, अब हम इसको प्रसार कर देंगे इस पूरी को। जैसे ही प्रसार करते हैं तो इस 1 का मान बाहर रख करके इसको और इसको छुपा लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस का निशान बीच में लगा करके। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो सी प्लस ए, माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें की तो बी प्लस सी। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बी माइनस सी और सी माइनस ए, अब हमने इसके निशान, इसको ब्रैकेट को खोला तो निशान चेंज हो गए इस माइनस की वजह से। इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा। क्या बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी प्रूव नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को डिज़ाइन करूँगा बाद में, अब फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आप सपोर्ट कीजिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। चलिए एंड करते हैं वीडियो को।